ओके, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, वेन एवर यू आर गिवन वर्ड प्रॉब्लम्स, सी आपको या तो नंबर दिया होगा किसी भी चीज का, ओके, या उसकी कॉस्ट दी होगी। तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स कहा गया है। ओके, द नंबर इज गिवन टू यू दैट शी बॉट 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। ओके, सो अब यहाँ पर अगर आपको कॉस्ट नहीं दिया है, सो आपको कॉस्ट को अज्यूम करना है एज एक्स एंड वाई। you'll be assuming the cost to be पेंसिल की कॉस्ट को आप x ले लो, इरेजर की कॉस्ट को y ले लो। पर इसको वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपका क्या है, इफ यू आर नॉट राइटिंग इट इन अ परफेक्ट मैनर कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इस तरह से अगर आप नहीं लिखेंगे तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। आप ऐसे नहीं लिख सकते लेट द कॉस्ट बी दिस और लेट द पेंसिल्स का कॉस्ट बी दिस, नहीं, आपका 1 पेंसिल की कॉस्ट को आप अज्यूम कर रहे हो। सो वी विल बी राइटिंग लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X, ये सब कुछ इसमें होना चाहिए। 1 pencil ₹X, ओके, वी नीड ऑल दीज थिंग्स। अगर आपने ये 1 नहीं लिखा तो आपका मार्क्स कटेगा, आपने अगर रुपीज नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे। 1 सेकेंड। सो नाउ इसमें आपको कितनी पेंसिल्स दी हुई है, 2 पेंसिल्स, एंड कितने इरेजर्स दिए, 3 इरेजर्स। तो अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट ₹X है तो 2 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2x रुपीज, एंड 3 इरेजर्स की कॉस्ट हो जाए, अगर हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 eraser be ₹Y. So you have 2 pencils and 3 erasers. So 2x plus 3y is equal to 9. ये आपका पहला इक्वेशन हुआ। ओके, अगर आप एक पेंसिल की कॉस्ट को x ले रहे हो तो 2 पेंसिल्स आपको कितने में पड़ेंगी, 2x रुपीज में। इफ अगर हम इसको एक्चुअली वैसे देखें कि 10 rupees is the cost of 1 pencil, so if you're buying 2 pencils you're paying 20 rupees for it. Okay, so let the cost of 1 pencil is x, therefore the cost of 2 pencils will be 2x rupees. If the cost of 1 eraser is y, then 3 erasers will cost you 3y rupees. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना। अब आगे इसमें कहा गया है कि if her friend is buying 4 pencils and 6 erasers, so 4 pencils और 6 erasers का cost she is paying ₹18. So this is your equation number 2. अब आप यहाँ पर, सॉरी चिल्ड्रन आज कुछ इश्यू हो रहा है, प्लीज bear with me, I'm trying to see what's the problem is. Children, 5 minutes, I'll just see what the problem is happening. कॉन्स्टेंटली ऊपर नोटिफिकेशंस आए जा रहे हैं और अभी स्क्रीन भी चला गया है। एक ही नहीं, ये एक ही नोटिफिकेशंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, नेट मेड और पता नहीं क्या है आपका इसमें। मेरा तो कुछ नहीं है।
I'm not able to share the screen. Let's see how this works. Hmm? Are you all able to see the screen? Yes, ma'am. 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 Yes, ma'am. कुछ वो हैकिंग का प्रॉब्लम हुआ है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो we'll start with the question. We have wasted 15 minutes today. See, let's get back to the question. अब यहाँ पर आपको I am getting the answers के अगर आप देखोगे तो इसको algebraically solve करना difficult है because a1 upon a2 का आंसर आपका 1/2 है, 2 upon 4 is 1/2, b1 upon b2 is also equal to 1/2 and c1 upon c2 is also equal to 1/2. अगर आपके ये a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 का आंसर सेम रहेगा तो आप उसकी कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, मतलब आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करोगे दे विल कोइंसाइड विद ईच अदर. दिस इज नॉट हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, सिंस दिस इज नॉट हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन इसका एल्जेब्रिकली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा और आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देंगे जिसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करने पे आपको इस टाइप का मिले. मतलब इफ इट इज आस्क्ड के एल्जेब्रिकली सॉल्व करो तो a1 upon a2 कंपल्सरीली नॉट इक्वल टू b1 upon b2 होगा. ओके, आर यू गेटिंग इट? तो इसका खाली ये क्वेश्चन का हमारा पर्पस सिर्फ ये था, वी वर चेकिंग के लर्निंग हाउ टू फ्रेम द इक्वेशंस. समझ में आया? विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोग सॉल्व कर सकेंगे वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसमें इसको सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है और ग्राफिकली अभी आप लोगों को सिखाया नहीं है, तो एल्जेब्रिकली पार्ट के लिए वी आर जस्ट स्टॉपिंग ओवर हियर विद दिस वन. अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम is your exercise 3.1, page number 44. सबने निकाला पेज 44? exercise 3.1 question number 1. Here it is given, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you. Now इस क्वेश्चन में आपको जब भी एजेस के सम्स आते हैं हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? oh God. अरे यार, bear with us today.
ओके चलो, अब ये एज वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें लिखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you. सो हम इसमें इक्वेशन बनाने के लिए हमारे स्टेटमेंट्स कैसे लिखेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years. अगेन यहाँ पे क्या कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है? प्रेजेंट एज लिखना जरूरी है एंड x के साथ में ईयर्स लिखना जरूरी है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं? लेट आफ्ताब बी x, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते लेट आफ्ताब बी x एंड लेट हिज सन बी y। हम क्या चीज को x अज्यूम कर रहे हैं? उसकी एज को। कौन सी एज को कर रहे हैं हम? प्रेजेंट एज को कर रहे हैं, क्योंकि इसका कंपैरिजन उसकी कुछ एज पहले की या कुछ एज बाद के साथ में कंपेयर किया गया है। सो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज x years है तो लेट हिज डॉटर्स एज बी y years. ओके, अब आफ्ताब अपनी डॉटर को क्या बोलते हैं? 7 years ago. अब अगर ये कंपैरिजन 7 years ago का है तो आप 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? अगर वो आज x years का है तो आप लिखोगे therefore 7 years ago आफ्ताब्स एज was x minus 7 years. फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग अभी 15 years के हो तो 7 साल पहले आपकी एज निकालनी, तो आप अपनी एज में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट? तो अगर आफ्ताब की एज प्रेजेंट एज x है तो 7 years ago उसकी एज क्या होगी? x minus 7. तो उसकी डॉटर की एज क्या होगी? therefore 7 years ago his daughter was y minus 7 years. ठीक है, अगर उसकी एज में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो उसकी डॉटर की एज में से भी 7 years सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑलराइट? तो उसकी डॉटर की एज y minus 7 होगी। अब इनका कंपैरिजन ये एजेस का है, हम उनकी प्रेजेंट एज में कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहे, अब हम उनकी ये वाली एजेस में 7 years ago वाली एज में कंपैरिजन कर रहे हैं। सो 7 years ago I was 7 times as old as you were then. So he is saying 7 years ago, that means x minus 7 was, is या was आए मतलब आपको इक्वल टू डालना है। सो आफ्ताब्स एज was 7 times his daughter's age. समझ में आया सब लोगों को? फर्स्ट इक्वेशन, आफ्ताब की एज 7 years पहले जो थी उसकी डॉटर की एज से 7 times है। I am not able to understand you people. Messages जो मुझे आ रहे हैं, I'll get back to you once I'm done. Priyansh, I'm not able to help you in video part because आज कुछ connectivity issue हो रहा है, some technical glitch we are facing today. मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको ऐसा होगा तो I will send you the recording. Okay, you can view it again. Right? Let us finish this question first. अब इसमें इसका सेकेंड इक्वेशन बनाने से पहले हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेंगे। तो x minus 7 is equal to 7y minus 49. अब 7y को हम LHS में ले जाते हैं, 49 ये जो -7 है यहाँ पर आके +7 हो जाएगा। सो x minus 7y is equal to 56. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। ओके, फर्दर नेक्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट इक्वेशन बनाने की जो कंडीशन आपको दी गई है उसमें लिखा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब हुआ आज से 3 साल बाद। तो आप लिखोगे कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब्स एज विल बी x plus 3 years and his daughter's age is y plus 3 years. आज से 3 साल के बाद में आफ्ताब की एज x plus 3 हो जाएगी एंड उसकी डॉटर की एज y plus 3 हो जाएगी।
सो आपको अभी इसका इक्वेशन क्या बनेगा, I shall be 3 times as old as you will be. So I shall be का मतलब हुआ x plus 3 will be 3 times as old as you will be. Aftab will be 3 times his daughter's age. So x plus 3 is equal to 3y plus 9. So आपका इक्वेशन बनेगा x minus 3y is equal to 6. Okay? y minus 42 कहाँ पर? Okay, यहाँ पे माइनस की साइन आई फॉरगॉट, सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस रखा हुआ है. देयर इज अ माइनस साइन ओवर हियर, सो ये 42 हो जाएगा, माइनस 42 होगा. या सो नाउ यू हैव गॉट टू इक्वेशंस, आपको इसको सॉल्व करना है. आपका फर्स्ट इक्वेशन जो था दैट वाज x minus 7y is equal to minus 42 and x minus 3y is equal to 6. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो मैं डायरेक्टली एलिमिनेशन प्रेफर करूंगी यहाँ पे, बिकॉज मेरा x और x जो दोनों के कोएफिशिएंट सेम है तो उसमें कुछ एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा. तो x minus 7y is equal to minus 42, x minus 3y is equal to 6. I'll simply change the signs. Minus x and plus x will be cancelled out. Minus 7y plus 3y will become minus 4y. Minus minus दोनों प्लस हो जाएगा. That is 48 years. अब माइनस एंड माइनस अगेन विल बी कैंसल्ड. सो y is 12, मतलब आपकी डॉटर की एज 12 है और इसको आप अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो, सो x minus 12 3s are 36 is equal to 6. so x is equal to 42. तो आप फाइनल आंसर ऐसे लिखोगे, therefore आफ्ताब्स प्रेजेंट एज is equal to 42 years and his daughter's present age is equal to 12 years. आपका ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में ही होना चाहिए. अगर स्टेटमेंट्स में नहीं होगा तो आपका मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो जाएंगे. फॉर एवरीथिंग यू आर मिसिंग. ईयर्स अगर आप नहीं लिखते हो हर जगह पे तो आपका मिस होगा. आप जो अज्यूम कर रहे हो वो पूरे सेंटेंस प्रॉपर नहीं लिख रहे हो तो आपको वहां पर मार्क्स कटेंगे. ठीक है, ये सब जगह पे आपके मार्क्स मिस हो जाएंगे. तो अगर 4 मार्कर क्वेश्चन है तो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स इवन इफ योर फाइनल आंसर्स आर करेक्ट. इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग ईयर्स ओवर हियर इन द फाइनल आंसर, वहां पर भी आपके मार्क्स कटेंगे. सो प्लीज मेक श्योर कि व्हेन यू आर डूइंग वर्ड प्रॉब्लम्स आप पूरे स्टेटमेंट्स उनके यूनिट्स के साथ में करें. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वाला रीड करो सब लोग. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and graphically. अब हम पहले तो इसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ओके, एंड देन वी विल सी कि इसका algebraically करना पॉसिबल है कि नहीं. ग्राफिकली तो आप कैसे भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, या तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी या पैरेलल लाइंस मिलेंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी, तो उसका सॉल्यूशन होना नहीं होना कोई फर्क नहीं रखता है. बट एल्जेब्रिकली के लिए यूनिक सॉल्यूशन होना जरूरी है. तो लेट अस फ्रेम द इक्वेशंस ओवर हियर. द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स. अब यहाँ पे क्वांटिटी आपको दी हुई है, ओके, एप्पल्स और ग्रेप्स की क्वांटिटी आपको दी हुई है, यानी हमें कॉस्ट नहीं पता है. तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg apples be rupees X and let the cost of 1 kg grapes be rupees Y. ठीक है, सो 2 kg एप्पल्स आप ले रहे हो. अगर 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट X रुपीज है तो 2 kg एप्पल्स का कॉस्ट आपका हो जाएगा 2X रुपीज एंड 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट हो जाएगा Y रुपीज एंड इनका टोटल कॉस्ट इज गिवन टू यू एज 160. After a month, the cost of 4 kg of apples, मतलब 4 kg का कॉस्ट हो जाएगा 4x रुपीज एंड 2 kg grapes का मतलब हुआ 2y रुपीज. दिस इज इक्वल टू 300. अब इसमें हम चेक करते हैं. a1 अपॉन a2 क्या है, 1/2. 2 अपॉन 4 1/2 हो गया. b1 अपॉन b2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2.
Okay, a1 upon a2. Okay, I missed out the second question. I'll do it after this. आप लोग अभी थर्ड के ऊपर ध्यान दो. Students, I'll do the second question which is missed. We are doing the third one right now. Okay. So a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2 की कंडीशन हो गई आपकी. So इसका आपका हुआ नो सॉल्यूशन, मतलब आप इसको algebraically सॉल्व नहीं कर सकते, बट ग्राफिकली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस. ठीक है, आप ग्राफिकली इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसमें पैरेलल लाइंस बनेगी, पर इसको algebraically सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है. हम ये कंडीशन लिख देंगे कि सिंस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2, therefore the given pair of equations have no solution. सिर्फ आपको इतना लिख देना है इसमें. Okay, the second one which we missed out, third हुआ. अभी second question करते हैं. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. अब अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ बैट्स एंड नंबर ऑफ बॉल्स दिया है, तो आपको कॉस्ट को अज्यूम करना है. ठीक है, तो यू विल राइट लेट द स्टेटमेंट क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ, let the cost of one bat be rupees X and let the cost of one ball be rupees Y. तो अब आपकी सिचुएशन क्या होगी, यहाँ पे 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स के 3900 रुपीज दिए, तो 1 बैट की अगर X रुपीज कॉस्ट निकली है तो 3 बैट्स की 3X रुपीज हो जाएगी, एंड 6 बॉल्स है तो 1 बॉल की अगर Y रुपीज है तो दिस विल बिकम 6Y is equal to 3900. Later she buys another bat. Another bat का मतलब हुआ 1 bat, okay, and 3 more balls of the same kind. So 1 bat का cost 1 rupees and 3 more balls यानी 3Y rupees is equal to 1300. इसको भी आपको algebraically और geometrically का मतलब हुआ ग्राफिकली आपको एक्सप्रेस करना है. So let us check over here also. a1 upon a2 is 3 upon 1, b1 upon b2. ये अगर आप करोगे तो ये 2 upon 1 हो जाएगा. तो अगर आपका इसी का आंसर नॉट इक्वल आ गया, a1 upon a2 और नॉट इक्वल टू b1 upon b2 आया, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, यस आप नहीं आरजा, यहाँ पे आपको दिया है कि इट इज गोइंग टू बी द सेम, मतलब यहाँ वो कंडीशन है कि उनकी कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है. द कॉस्ट ऑफ 4 आप अगर नहीं दिया है तो आपको वही अज्यूम करना है, द कॉस्ट इज नॉट चेंजिंग, अदरवाइज हम दोनों में x वेरिएबल नहीं ले पाएंगे. ठीक है, इसीलिए ऊपर की सिचुएशन में आपको ऑफ द सेम काइंड स्पेसिफाई किया हुआ था कि ऑफ द सेम काइंड है, इसलिए आप बैट, जैसे अलग अलग ब्रांड्स के बैट अलग अलग कॉस्ट के आ सकते हैं, पर अगर आप सेम ही काइंड का बैट ले रहे हो तो आपकी कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी. ओके, सो यहाँ पर इट्स आफ्टर अ मंथ जो दिया है, हमें अज्यूम वही करना है कि वो पर्टिकुलर डे में उसका कॉस्ट चेंज नहीं हुआ है. ओके, ऑल राइट. सो बेसिकली टुडे वी आर जस्ट लर्निंग हाउ टू फ्रेम द इक्वेशंस. आपको उनको सॉल्व खुद से करना है, पर इक्वेशंस को फ्रेम करना आपको आना चाहिए. तो इसको सॉल्व आप खुद से करोगे. नाउ सॉल्यूशंस मैंने बहुत बार आपको सिखा दिए हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू ऑन दैट. आई विल टेक द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम व्हिच इज ऑन, let's see which page. Example, it will be in exercise 3.2 page number 49. Take out your exercise 3.2 page number 49. First question का first word problem. 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of girls and boys who took part in the quiz. अब इस particular question को हम one variable के साथ भी कर सकते हैं, but since ये chapter आपका linear equation in 2 variables है, तो हमें इसको 1 variable के फॉर्म में नहीं लेना है, हम इसको 2 variables में ही बनाएंगे.
तो 2 वेरिएबल्स में आप इसमें लिखोगे कैसे, अज्यूम क्या करोगे, किस चीज को हम अज्यूम करेंगे, आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स. अब एक्स के साथ रुपीज ईयर्स कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि नंबर है, ये गर्ल्स का नंबर एक्स है, ठीक है. एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई. तो अब टोटल नंबर कितना है क्लास का, स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन टू यू एज 10, यानी गर्ल्स प्लस बॉयज मिला के टोटल नंबर 10 हुआ. तो आपका x plus y is equal to 10 इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा. और दूसरे में if the number of girls is 4 more than number of boys, अब नंबर ऑफ, इसका इक्वेशन फ्रेम कैसे होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, तो अब किससे 4 मोर है देन नंबर ऑफ बॉयज. 4 मोर 4 लेस ऐसा कुछ आता है ना, तो हमेशा यहाँ पे स्पेस छोड़ के, मोर है तो प्लस करके डाल दो, लेस लिखा है तो माइनस करके डाल दो. अब जिससे मोर या जिससे लेस कंपेयर किया जा रहा है वो वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे. ओके, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, x प्लस वाई इज 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है, इसको आप ओरली देख सकते हो कि 2x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा क्योंकि माइनस x और प्लस x कट जाएगा. तो अगर 2x इज इक्वल टू 14 आया तो उससे x की वैल्यू बन जाएगी 7. अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है और टोटल नंबर 10 था तो नंबर ऑफ बॉयज हैज टू बी 3. तो यह 1 वेरिएबल में है कि नहीं है उसका कुछ देखना ही नहीं है. आपको कोई चैप्टर है ही नहीं जिसमें 1 वेरिएबल का दिया है. इट हैज टू बी इन 2 वेरिएबल्स ओनली. सो आपको 2 वेरिएबल्स में ही बनाना है. आपका जो 1 वेरिएबल वाला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से नहीं बनता है, फिर उसमें रेज टू द पावर 2 फॉर्म होगा. ओके, इसको 1 वेरिएबल में हम सॉल्व करते हैं. अगर आपको लास्ट ईयर ये सम दिया जाता है क्योंकि आपको 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करना नहीं आता है, तब आपको सिखाया नहीं गया था क्लास 9th के अंदर. सो इसको हम तब 1 वेरिएबल से सॉल्व करते थे. ठीक है, वो एक तरह से सब्स्टिट्यूशन ही हुआ. मतलब अगर आप गर्ल्स को x ले रहे हो तो फिर बॉयज को 10 माइनस x ले लो क्योंकि दोनों का नंबर 10 दिया हुआ है. इस तरह से फिर आप अज्यूम करते. बट इसमें हम ऐसे अज्यूम नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू टेक x एंड y सेपरेट. 2 इंडिविजुअल्स दिए हैं तो दोनों के लिए आपको अलग अलग वेरिएबल्स को ही लेना है. ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है अभी इसमें? यहां तक के वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गए सब लोगों को? Yes या no in chat box please. Okay, good. Next one. That's your second question. 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. अब इस टाइप का सम हमने कर लिया है. सेम वैसा ही है, आपको नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ पेन्स दिया है और उनका टोटल कॉस्ट दिया हुआ है. तो आप क्या करोगे, उनके इंडिविजुअल कॉस्ट को अज्यूम करोगे. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X and let the cost of 1 pen be ₹Y. अब इसमें आपको दिया है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स को अगर हम लेते हैं तो ₹50 पे करने पड़ेंगे. सो 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स टोटल कॉस्ट ₹50. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. एंड 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46. आपको इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को. इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा. आपको दिख रहा है A1/A2 is not equal to B1/B2. Clear everybody? Simple question था. Next move to the next word problem, which is question number 5 of the same exercise on the next page. इसमें लिखा है half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36. अब इसमें आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ये देखने में कि 2 वर्ड प्रॉब्लम्स, 2 इक्वेशंस हमें बनाने हैं, तो उसको हम अज्यूम किसको क्या करेंगे.
ओके तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। अभी आप इसको इजीली देखो कि हम लेंथ को लेट द लेंथ बी x, अब यहाँ पे लेंथ हमेशा मीटर सेंटीमीटर में होनी चाहिए, बट सिंस यहाँ आपको यहाँ पे मीटर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर x मीटर्स लिखेंगे। यूनिट्स अगर आपको जहां पर जरूरी होगी वहां पर यूनिट्स मेंशन करने हैं। सपोज आपको लेंथ और ब्रेथ का मीटर्स या सेंटीमीटर में नहीं दिया हो तो आप यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मीटर्स यू विल बी राइटिंग यूनिट्स, x यूनिट्स, y यूनिट्स। पर अगर यूनिट्स आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है क्वेश्चन में कि वो मीटर है कि सेंटीमीटर है तो हम उसको वही स्पेसिफाई करेंगे। सो लेट द लेंथ बी x मीटर्स एंड द ब्रेथ बी y मीटर्स। अब अगर हम पेरीमीटर को 2 इंटू एल प्लस बी लेते हैं तो हाफ द पेरीमीटर एल प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूं तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट में दिया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन यानी एल प्लस बी इज whose length is 4 more than its width is 36. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36, यानी half the perimeter का आंसर हुआ 36। अब सेकंड इक्वेशन जो है वो इसी में ही बन रहा है कि whose length is 4 more than its width। ओके आप उसको ब्रेक करो, जैसे जैसे ब्रेक कर रहे हो वैसे वैसे आप लिखते जाओ तो आपको इक्वेशंस फ्रेम करना थोड़ा इजी रहेगा कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो ये आपका सेकंड बन जाएगा। अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक हो गया आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दीज आर द टू इक्वेशंस। मानुष, यू वांट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? Manush, can you hear me? बेटा इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम लोग 1 वीक से ये इसी टाइप के इक्वेशंस को तो सॉल्व कर रहे हैं। आप सब्स्टिट्यूशन करके देखो, एलिमिनेशन करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, एक बार आप इसको ट्राई करो, नहीं आता तो फिर हेल्प करेंगे, बट एक बार आई वांट यू पीपल टू ट्राई योरसेल्फ। ओके आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करके देखो। अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो 7 और 5 का एलसीएम 35 होगा। आप इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो और इस पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करो। सो आपका ये 25x प्लस 7 5 दिस इज 35y इज इक्वल टू 250, और वैसे इसका एक इक्वेशन बनेगा 49x प्लस 35y इज इक्वल टू 7 6 42 312। इसको आपको सॉल्व करना है साइंस को चेंज करके। दिस इज वेरी सिंपल। ओके yes, length is 20 and breadth is 16. Good. Shall we move on to the next one? ये जितने भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं ये सब आपको होमवर्क में करने पड़ेंगे विथ प्रॉपर स्टेप्स। ओके अब आपका इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट आपका वर्ड प्रॉब्लम इज ऑन पेज exercise 3.3 page number 53. Are you all ready with that exercise? 3.3 page number 53 पे the difference between two numbers is 26. So it is very clear that you will write let one number be x and another number be y। आपने एक नंबर को x ले लिया और दूसरे नंबर को y ले लिया है। अब आपको दिए द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। सो x माइनस y इज इक्वल टू 26। आप y माइनस x भी ले सकते हो इज इक्वल टू 26। ओके तो मैंने लिखा x माइनस y इज इक्वल टू 26 ओवर हियर।
सेकेंड कंडीशन दी है कि वन नंबर इज 3 times द अदर. वन नंबर इज 3 times द अदर. अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आई कैन राइट x इज इक्वल टू 3y. वन नंबर इज 3 times द अदर. अब अगर आपका इक्वेशन आपने इसकी जगह y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 लिया होता और दूसरा आप इक्वेशन ये लेते तो आपका ये गलत हो जाता. Because if they are saying कि one number is 3 times the other, so that one number has to be the greater number. अब इस पे से it is clear कि greater number आपका x हो गया, तो ये आप x में से y subtract कर रहे हो, right? अगर आप x में से y subtract कर रहे हो तो x is your greater number. So the greater number can be equal to 3 times the smaller number. मतलब मैं 3 smaller number को 3 से multiply करूंगी तब जाके वो बड़े number के बराबर होगा. So you what careful you have to be over here. What thing you have to keep in mind कि अगर आपने x minus y is equal to 26 लिया है तो एक माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि हमारा ग्रेटर नंबर जो है वो x है एंड स्मॉलर नंबर जो है वो y है. तो अगर आप ऐसे इक्वेशन बना रहे हो तब तो ये सेकंड वाला इक्वेशन ट्रू है, पर अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन में ये लिया है और सेकंड इक्वेशन ऐसे बनाया तो ये गलत हो जाएगा. इन दैट केस फिर आपका y is equal to 3x होना चाहिए. The greater number only can be 3 times the smaller number. Okay, तो मैं as of now अभी इसको नहीं लेके we will stick to this thing. So इसका आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा x minus 3y is equal to 0. आप चाहो तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो. आपको x की वैल्यू मिल गई है तो हम इसको डायरेक्टली अगर इधर सब्स्टिट्यूट कर दें कि 3y minus y is equal to 26. So 2y is equal to 26. This implies that y is equal to 13. अब अगर आपका y 13 है तो इस इक्वेशन में देखो जहां x is equal to 3y लिया है उसमें अगर मैं y की वैल्यू 13 डालती हूँ तो ये हो जाएगा 39. तो ये आपकी x की वैल्यू 39 हो जाएगी और y की वैल्यू बन जाएगी 13. आप इसको चेक करके देख सकते हो कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26. तो क्या आपको 39 माइनस 13 करने पे 26 आ रहा है? 9 माइनस 3 इज 6. 3 minus 1 is 2. तो फर्स्ट इक्वेशन में ये सेटिस्फाई हो रहा है. ओके, सेकेंड वाली कंडीशन आपको जो है कि वन नंबर इज 3 times द अदर, तो 13 3 जा 39 हुआ. सेकेंड भी आपका ट्रू हो रहा है. आपकी दोनों कंडीशंस इससे ट्रू रहेगी. क्लियर एवरीबॉडी? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी. You can raise your hand if you have doubts. So I assume we are clear and we move on to the next one. Yes, Raina? Y is equal to 3x अगर आप लेते हो, see we do the same question with the second type. जो मैंने आपको ये इक्वेशन लिख के दिया ना, हम उसी से वापस से ये सम करते हैं जिसको मैंने क्रॉस कर दिया है कि y minus x is equal to 26 and y is equal to 3x. ओके, तो अब y is equal to 3x आया तो आप इधर 3 y की जगह पे 3x रखो तो 3x minus x मतलब 2x is equal to 26. इससे x की वैल्यू आपकी बन गई 13. अब ये इंटरचेंज हो गया, जहाँ पे x y 13 था अब आपको x 13 मिला है. तो ऑब्वियसली जब आपका x 39 था तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू भी 39 आएगी. बट यहाँ पर आपको कोई कंडीशन दी है कि ग्रेटर नंबर ही x होना चाहिए कि स्मॉलर नंबर ही y. आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड द टू नंबर्स. आप ऐसे करोगे तो भी दो नंबर 13 एंड 39 आएंगे. आप ऐसे सॉल्व करोगे तभी भी आपको आंसर 13 और 39 ही आएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट चिल्ड्रन? ओके, अगर आप कहीं पे भी ये इसका इक्वेशन बदलते हो तो उससे आपके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको क्वेश्चन के लिए जो पूछा जा रहा है वो ऐसे नहीं कहा है कि ग्रेटर नंबर क्या है एंड स्मॉलर नंबर. आपको खाली बोला है फाइंड द टू नंबर्स, फाइंड देम. ओके, सिंपली इतना लिखा है फाइंड देम. तो अगर मैं इससे लिखती तो ऐसे ही लिखती कि द नंबर्स आर 13 एंड 39. अगर मैं ये मेथड से कर रही होती और यहाँ पर से करूंगी तभी भी आई विल राइट द नंबर्स आर 13 एंड 39. So it is not going to make any difference whether you have equations in this format or this format. Okay.
All right. So let us take the next question now. Next में आपको दिया the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18. अगेन एक ही सेंटेंस में दोनों इक्वेशंस की कंडीशंस सेटिस्फाई कर दी है. आपको ध्यान से देखना है कि इसमें किस तरह से इक्वेशंस हमारे फ्रेम होंगे. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18. So let this, अगर मैं बोलूं कि the two angles be x and y, let the two supplementary angles be x and y, तो since वो supplementary है तो पहला इक्वेशन तो आपका ये बन जाएगा, राइट? वो सप्लीमेंट्री दी है इसलिए फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा x plus y is equal to 180. Larger exceeds the smaller by 18. So x minus y is equal to 18. That is your second equation. Okay, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो. Done. Next question. I have already discussed this in the word problem from solved example. The same kind of word problem हमने कर लिया है, so I'm not repeating this. We'll move to the fourth one. थोड़ा सा important है. All of you please pay attention. Everyone's eyes glued to the screen. Just ध्यान से देखो इसे. Taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक टैक्सी में बैठते हैं तो वो आपसे एक फिक्स चार्ज ले रहा है. मतलब अगर आप 2-5 मिनट के लिए भी आगे जाएं तो फिक्स चार्ज तो आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपने जितने भी किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, और बाकी का डिपेंड करता है आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो. ठीक है, तो हम इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? वी विल राइट लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x, और दूसरा वाला चार्ज क्या आपको ले रहे हैं? टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब आप पर किलोमीटर का चार्ज अलग दे रहे हो. सो एंड लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी ₹y. आपको फिक्स चार्ज तो पे करना ही है, उसके अलावा आप जितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो उतना आपको चार्ज अदर एडिशनल पे करना है. सो इसमें दिया है कि इफ यू ट्रैवल 10 किलोमीटर्स, यहाँ पे लिखा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स अ चार्ज पेड इज ₹105. तो आप अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो आपको ₹x तो फिक्स चार्ज का देना ही देना है. यू आर गोइंग टू पे फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर के 10y रुपीज हो जाएंगे. अगर 1 किलोमीटर के y रुपीज हैं तो 10y किलोमीटर के 10 किलोमीटर के 10y हो जाएंगे. तो इनका टोटल मिला के आपको पे करना रहेगा ₹105. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज 155. तो अगर आप 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो आप 15y रुपीज देने वाले हो, प्लस इसके साथ आपको एडिशनल चार्ज भी देना है. टोटल अमाउंट आपका बन जाएगा 155. समझ में आया सब लोगों को? आपको कहा गया है लास्ट में कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स. अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी और एक y की वैल्यू मिलेगी. तो आपको इससे 25 किलोमीटर ट्रैवल करने पे कितना चार्ज पे करना है वो नहीं मिल रहा है, तो आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि x plus 25y करने पे क्या आएगा. आपको जो x की वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलती है और y की वैल्यू जो मिलती है उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, एंड x plus 25 into y करने पे जो आंसर आएगा दैट विल बी द चार्ज पेड फॉर 25 किलोमीटर. इसको हम फटाफट से सॉल्व कर ले. ये -x plus x कट जाएगा. 10 minus 15 is equal to -5y. 155 में से 105 सब्ट्रैक्ट करो. 5 minus 5 0. 5 minus 0 is 5. माइनस की साइन लग जाएगी, माइनस माइनस हट जाएगा, तो y is equal to 10. अगर y 10 है सो 10 10s are 100. 100 को अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे आपको x की वैल्यू मिलनी चाहिए 5. So x is 5 and y is 10. तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें 5 plus 25 into 10.
5 plus 250, that is 255 rupees. Please don't forget to mention the units. All right, समझ में आ गया सब लोगों को ये? Next question. We'll do 2 more sums of this exercise and then we'll finish the class. Next question आपको fraction का है. अभी तक हमने fraction वाले sums नहीं किए हैं. So just pay attention, हम fraction के sums को कैसे करेंगे? आपको assume क्या करना रहेगा? आप लिखोगे let the numerator be x and denominator be y. Therefore, the fraction is x by y. ये आपका default statement बन जाता है fractions के sum में. कुछ भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, आपको इसको ऐसे ही लिखना है. Let the numerator be x, let the denominator be y. Therefore, the fraction is equal to x upon y. अब हमारी कंडीशन हम देखें कि if a fraction becomes 9 upon 11, एक fraction 9 upon 11 कब बनेगा? If you add 2 to the numerator and denominator both. अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन विल बिकम 9 upon 11. सो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 11 into this, that is 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. ये y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 11x minus 9y is equal to -4. 22 जो प्लस है यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा. प्लस 18 एंड माइनस 22 विल बिकम -4. तो ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1. ओके, सेकेंड कंडीशन आपको क्या दी हुई है कि अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 5/6. तो अगर हम इसमें भी 3 ऐड करें और यहाँ पर भी 3 ऐड करें तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6. सो अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. तो इससे आपका बनेगा 6x minus 5y is equal to -3. आपको इसको सॉल्व करना है. आपका फ्रैक्शन जो आएगा आप उसको क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि अगर हम वो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो क्या हमारा आंसर 9/11 आता है, और अगर हम 3 ऐड करते तो क्या आंसर हमारा 5/6 आता है. यू कैन डू द क्रॉस चेकिंग ऑल्सो. ठीक है, इसको आप अपने आप से सॉल्व करोगे. कुछ भी डाउट हुआ तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. एजेस वाले सम्स हमने कर लिए हैं. दोबारा से एक बार ये सम डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज एज के वर्ड प्रॉब्लम्स में काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी रहती है. सो अब ये पहला क्वेश्चन जो है 5 years hence. hence का मतलब होता है बाद में, ago का मतलब होता है पहले और hence का मतलब होता है बाद में. तो 5 years hence age of Jacob will be 3 times age of his son. तो हम यहाँ पे क्या assume करेंगे? let the present age of Jacob be x years and let the present age of his son be y years. अब हमें जो कंपैरिजन करना है उनकी प्रेजेंट एजेस का नहीं करना है, हमें उनकी एजेस 5 साल पहले की जो दी है उसमें कंपैरिजन करना है. तो आप लिखोगे therefore 5 years ago, ठीक है, Jacob was x minus 5 years and his son was y minus 5 years. जेकब की एज x minus 5 थी, उसके सन की एज y minus 5 है. अब 5 साल पहले उनके बीच में क्या रिलेशन था? रिलेशन ऐसे उनके एजेस में क्या रिलेशन था एजेस के बीच में? सो जेकब 5 years hence, ओके ये hence का है, हमें प्लस करना पड़ेगा. अभी अगो वाला नहीं है, अगो वाला सिचुएशन यहाँ पे hence दिया हुआ है. सो वी आर राइटिंग 5 years hence Jacob will be, यानी जेकब की एज
will be 3 times the age of his son. Jacob's age will be 3 times the age of his son. So x plus 5 is equal to 3y plus 15. So x minus 3y is equal to 10 is your equation number 1. नेक्स्ट उसका दिया है कि 5 years ago, अब जो हमने पहले लिखा था वो अब हमें करना है कि 5 years ago जेकब विल बी आएगा यहाँ पे क्योंकि हेंस है, सो वॉज की जगह यहाँ विल बी हो जाएगा, और जब हम पास्ट टेंस का कर रहे हैं तब वॉज लिखेंगे. तो 5 years ago जेकब वॉज x minus 5 years and his son was y minus 5 years. अब 5 साल पहले उनकी एज में, एजेस के बीच में कैसा डिफरेंस दिया हुआ है? 5 years ago Jacob was 7 times his son's age. Jacob की एज was 7 times his son's age. So x minus 5 is equal to 7y minus 35. So x minus 7y minus 5 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा minus 30. So this is your equation number 2. आपको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आपको दोनों की एज मिल जाएगी. अगर आप फटाफट से एक बार सॉल्व करना चाहते हैं तो हम अभी करते हैं इसको, कि अगर आपका ये दो इक्वेशन है x minus 3y is equal to 10, x minus 7y is equal to minus 30, दोनों की साइन सेम है तो हम साइन सबकी चेंज कर देते हैं. प्लस x माइनस x कट जाएगा, प्लस 7y माइनस 3y विल गिव यू 4y. 30 प्लस हो गया है, 10 भी पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 40. इससे y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 10. अब y हमने किसको अज्यूम किया था? उसके सन की एज को, उसके सन की प्रेजेंट एज को. तो जैकब के सन की प्रेजेंट एज हो गई यहाँ पे 10 years. अब इस 10 को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो. सो x माइनस 3 into 10 is equal to 10, x minus 30 is equal to 10. अब ये minus 30 यहाँ पे plus 30 हो जाएगा तो x is equal to 40. तो जेकब की एज जो है प्रेजेंट एज that is 40 years and his son's present age is equal to 10 years. Clear everybody? So this is your homework for today. जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व्ड एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज के डिस्कस किए हैं वो सब आपको आज होमवर्क में फिनिश करने हैं. ये आपकी एक्सरसाइज थी 3.3. तो टिल 3.3 जितने भी एक्सरसाइजेस के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स में वर्ड प्रॉब्लम्स आए हैं, वो सब आपको आज होमवर्क में सॉल्व करके सबमिट करना रहेगा. ओके कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ सकते हैं. मैम Everyone is clear? Yes, ma'am. Okay, great. मैम रिकॉर्डिंग मिल सकता है इसका? देखो मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मेरा रिकॉर्डिंग बीच में ना बंद हुआ हो, बिकॉज ये कुछ ग्लिच आया था तो पूरा 2 से 3 बार बंद हो गया था. मैंने तो यहाँ पे रिकॉर्ड चालू रखा है. अगर होता है तो आप मुझे आपका ईमेल आईडी सेंड कर देना, मैं वहाँ पे आपको ईमेल आईडी व्हाट्सएप पे सेंड कर दो. मैम मेरे को भी WhatsApp सेंड पे कर नहीं दो. होगा बेटा, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 1 आवर की रिकॉर्डिंग है ना, ये पूरा 1 घंटे का लेक्चर था. तो व्हाट्सएप पे नहीं हो पाएगा, ये मेल से ही हो पाएगा. ओके मैम तो व्हाट्सएप पे ईमेल सेंड कर दूं? हाँ व्हाट्सएप पे ईमेल आईडी मुझे सेंड कर दो, मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगी आपको. ओके ऑल राइट देन, सी यू डे आफ्टर टुमारो. बाय. बाय मैम. बाय मैम. बाय मैम.